हेलो हेलो हेलो। बंद कर दो। कल हमने क्या पढ़ा था? गैमेटोजेनेसिस। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है? हम्म ठीक है। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था बेटे ना, मेल एंड फीमेल, ठीक है? और हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, है ना? सो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे ना? तो थोड़ा बहुत कल का ही थोड़ा सा रिवाइज करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। सो आपने क्या पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब, गैमेटोजेनेसिस अगर हम पहले बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले किसकी बात करें? गैमेटोजेनेसिस की, ठीक है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा, है ना? गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, ठीक है? और गैमेट्स का मतलब क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है? सो गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या मतलब है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। दूसरी चीज, आप फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या होता है? दो टाइप में होता है ह्यूमन में। कैसा होता है? तो दो टाइप में होता है हमारा ह्यूमन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया स्पर्म का फॉर्मेशन, oogenesis का मतलब हो गया ओवा का फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होता है? मेल में। और oogenesis किस में होता है? फीमेल में। इतना क्लियर हो गया? सो फर्स्टली हम पढ़ रहे थे अभी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? याद रखना, मैंने जो आपको बताया था, क्या बताया था? सेमी इनफेरस ट्यूबल। कहाँ होता है फॉर्मेशन? सेमी इनफेरस ट्यूबल। कहाँ होता है? सेमी इनफेरस ट्यूबल। अब सेमी इनफेरस ट्यूबल की बात करें तो सेमी इनफेरस ट्यूबल में भी, यानी कि सेमी इनफेरस ट्यूबल में भी क्या कौन सी सेल करती है ना? जर्म सेल्स।
तीन सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। सो जर्म सेल्स क्या करती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, उसको नरिशमेंट देने का करती हैं, नरिश करने का स्पर्म को। इंटरस्टिशियल सेल क्या करती हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, सिक्रेशन करती हैं। सो इन सेमी इन्फेरस ट्यूबल कहाँ पाया जाता है, अगर हम बात करें टेस्टिस की, टेस्टिस के अंदर मैंने बताया था ये एक 250 क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। अब 250 कंपोनेंट हैं, ये लोग हैं, इसके अंदर जो कोइल्ड फॉर्म में जो होता है वो क्या होता है, सेमी इन्फेरेंस ट्यूबल। और वो सेमी इन्फेरेंस ट्यूबल कौन सी सेल से मिलकर बनी है, जर्म सेल, सर्टोली सेल और इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो हमारा सेमी इन्फेरेंस ट्यूबल में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, इतनी बात ये कल हमने पढ़ ली थी ना, वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने दो प्रोसेस चीज पढ़ी थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे दो प्रोसेस में है। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस बनता है इसमें, दूसरा क्या बनता है, स्पर्मोमियोजेनेसिस। एक तो बनता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी, स्पर्मेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस होती है और ये हमने कल पढ़ा था। मुझे बताओगे क्या क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर, तो दोनों में क्या अंतर है, स्पर्मिट्स मतलब जो आपका स्पर्मोसाइट्स है या स्पर्मेटोगोनिया है, उससे स्पर्मिट्स बनने की जो प्रक्रिया होती है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि और स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मिट से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों में अंतर पता चल गया। सो स्पर्मिट क्या होते हैं, स्पर्मिट नॉन मोटाइल स्पर्म होते हैं, नॉन मोटाइल फॉर्म में होते हैं, वो मैच्योर होते हैं और क्या बनते हैं, मोटाइल फॉर्म में बनते हैं। मोटाइल मतलब जो स्पर्मिट्स हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रेवल नहीं कर पाते, चल नहीं सकते, फिर धीरे धीरे मैच्योर होके क्या करते हैं, वो चलना शुरू कर देते हैं, मोटाइल हो जाते हैं और स्पर्म बनते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिट बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पर्मिटजेनेसिस। दोनों बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका आता है, यही चीज हमने ये लिखी थी कि स्पर्मिटजेनेसिस बनना, यानी कि इसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखा बाबू, पढ़ो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, स्पर्मिट्स। क्या लिखा है, स्पर्मिट्स बनना। देन उसके बाद क्या है, इसमें भी हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज आता है, ग्रोथ फेज आता है और मेचुरेशन फेज आता है। ठीक है, वो धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आता है इसमें दूसरी प्रोसेस थी स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव, देखो क्या वर्ड लिखा है, इनएक्टिव नॉन मोटाइल स्पर्मिट्स। तो मतलब यानी कि इनटू एक्टिव स्पर्मेटोजोआ। सो इनएक्टिव जो होते हैं उससे एक्टिव स्पर्म बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो हमने ये कल हमने हार्मोनल इम्बैलेंस पढ़ा था, ये हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं कि हमारा जो मेन जो है बॉडी में दैट इज द हाइपोथैलेमस, है ना, जिस जो कि हमारा रेगुलेटिंग सेंटर है, जो हीट भी रेगुलेट करता है और हमारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में क्या कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंड मतलब क्या होता है, ग्रंथियां। तो हाइपोथैलेमस में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बाबू, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो पेट्यूटरी ग्लैंड है दो पार्ट में होती है, एक होता है हमारा इंटीरियर पार्ट, उसका होता है लोब जो होता है, दो लोब्स होते हैं, और पोस्टीरियर लोब। मैंने आपको बोला था एंटीरियर लोब में क्या होता है, गोनाडो, हाँ गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन जिसको हम बोलते हैं GnH, ये वाला गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सो ये जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो जब हमारे जो मेन टारगेट ऑर्गन है, जैसे कि मेल में क्या है टेस्टिस, फीमेल में क्या है ओवरी, तो टेस्टिस पे वर्क करते हैं तो क्या सीक्रेट करते हैं, FHS और LH।
अब जो ये FHS LH है, अगर वो ओवरी पे काम करेगा तो वो क्या करेगा, फॉलिकल्स का निर्माण, है ना, और क्या करेगा, ओव्यूलेशन काम करवाएगा। LH का मात्रा जब बढ़ जाती है तो ओव्यूलेशन होता है। अब यहाँ पे मेल में क्या करेगा कि वो अगर FHS LHS काम कर रहा है हमारी सर्टोली सेल्स में, कहाँ थी सर्टोली सेल्स, सेमी इन्फेरेंस ट्यूबल में, तो वहां पे क्या सीक्रेट कराएंगी, वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगी, ठीक है। और अगर वो काम करेगा इंटरस्टिशियल सेल में, है ना, तो क्या काम करेगा इंटरस्टिशियल, जिसको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स, तो वो क्या करता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराता है। तो टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज है, मतलब मैच्योर करने के लिए हमें इसकी भी जरूरत होती है, टेस्टोस्टेरोन की भी जरूरत होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए भी हमें FHS और LH की जरूरत है। वो किससे होगा, यानी कि वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से चैनलाइज है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में अगर जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटेंसिंग हार्मोन जब नहीं होता तो ये इसको क्या करता है, एक फीडबैक मैकेनिज्म देता है, फिर वो रिलीज कराता है, फिर ऐसे स्पर्म बनते हैं। अगर या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्या होता है, जब ये FHS और LH को चाहिए होता है तो मैकेनिज्म जाता है वहां पे, फिर उनको मैसेज आता है तो वो रिलीज करते हैं गोनाडो रिलीजिंग हार्मोन, फिर वो ओवरी पे काम करते हैं तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग निकलता है और LH निकलता है, जिससे फॉलिकल्स बनते हैं। फिर जब उनको नहीं मैसेज जाता, कब नहीं मैसेज जाता, एक स्टेज तक जब उनको नहीं मैसेज जाता तो वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग नहीं करते, जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसको बंद कर देते हैं। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था ना, वो क्या करते हैं, वो प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब नहीं होता है, स्पर्म नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, फिर डिक्लाइन हो जाते हैं, फिर उनको मैसेज जाता है अरे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग करो, फिर से FSH LH चैनल आता है। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म चलाता है, वो किससे चलता है, हाइपोथैलेमस मेन पार्ट है, उसमें भी पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एंटीरियर पार्ट जो है वो सबसे है, उसमें भी गोनाडो रिलीजिंग हार्मोन है। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा, ये तो मुझको लगता है कि आपको क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल रट जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका oogenesis। तो आज की क्लास में हम oogenesis देखेंगे। सो oogenesis है द प्रोसेस, क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट ओवम इन द फॉलिकल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। मतलब आपके ओवरी से ओवा बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, oogenesis, ठीक है। ओवरी में जो मतलब बोल सकते हैं हम ऊगोनिया से ओवा बनने की जो प्रक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी oogenesis। सो हमें पता है ये हमारी जो oogenesis की प्रक्रिया है या ऊगोनिया की प्रक्रिया है वो कौन से स्टेज में स्टार्ट हो जाती है बेटा, एम्ब्रॉय स्टेज में। क्योंकि लड़कों में जो ये जो टेस्टिस वाला काम जो होता है या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस वाला जो काम होता है वो प्यूबर्टी टाइम में आता है। ऐसा नहीं है कि बचपन से ही स्पर्म बनना शुरू हो गए, नहीं, प्यूबर्टी स्टेज में आता है। ऐसी लड़कियों में ये जो ऊगोनिया वाला काम है यानी कि oogenesis होने वाली प्रोसेस है वो माँ के पेट में ही आ जाता है। डिफरेंस समझ में आ गया, यानी कि कौन सी स्टेज में आता है, एम्ब्रॉय स्टेज में, एम्ब्रॉय स्टेज में आ जाता है। देन क्योंकि मैंने आपको बताया कि 8 मंथ के बाद तो बच्चे की जो एब्डोमिनल कैविटी में जो टेस्टीज हैं वो क्या डिसेंड होके कहाँ जा रही हैं, स्कोटम में जा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि कैसे स्टार्ट होता है ये oogenesis। तो oogenesis को स्टार्ट करने के लिए आप देखो सबसे पहले क्या है, oogoneum बने यानी कि 2n, ठीक है। ये कहाँ पे हो रही है, ये हमारी एम्ब्रॉय लाइफ में हो रही है, जहां पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब ये जो 2n है इसमें क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस में मैंने क्या बनाया था, 2n की क्या बनेंगी, दो सेम सेल बन जाएंगी, 2n है ना। फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, तो 2n है, इसकी भी क्या बनेंगी, 2n बनेंगी, सेल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 2n है, बात इसकी कर रहे हैं हम 2n की, तो ये क्या करता है, ये सब क्या कहला रही है, 2n प्राइमरी, क्या कहलाती है ये, प्राइमरी oocyte, क्या कहला रही है, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte में क्या होगा, म्यूसिस प्रोसेस होगा, वो भी कौन सा होगा, म्यूसिस फर्स्ट होगा। अब जब म्यूसिस फर्स्ट होता है तो ये किस में टूट जाता है, n और n में, 2n की बात करें तो ये किस में टूट जाता है, n और n में। अब थोड़े टाइम के लिए ये म्यूसिस सेकंड की जब प्रोसेस होती है तब ये थोड़ा सा एक फेज में जाके स्टॉप हो जाता है लड़कियों में, और ये स्टॉप तब तक होता है जब तक लड़कियां प्यूबर्टी एज में नहीं आती, समझ में आ गया। और जब लड़कियां प्यूबर्टी एज में आती हैं फिर ये प्रोसेस क्या हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। तो अगर कभी कोई आए कि किसकी में प्रोसेस अरेस्ट हो जाता है
तो बेटा किसके में, फीमेल में प्रोसेस अरेस्ट हो जाता है। मेल में तो बचपन से चल रहा है, फीमेल में प्यूबर्टी से चल रहा है, मेल में सॉरी, है ना। फीमेल में ये क्या हो रहा है, अरेस्ट हो जा रहा है। चल तो वो बचपन से रहा है, लेकिन क्या हो जा रहा है बेटा, अरेस्ट हो जा रहा है। और वो अरेस्ट कब ओपन होगा, जब क्या होगा, हमारा प्यूबर्टी स्टेज आएगी। अब प्यूबर्टी स्टेज आ गई, उसके बाद क्या बनेगा, प्यूबर्टी स्टेज के बाद जब वो अरेस्टेड वाला कंप्लीट होगा तो वो क्या बन रहा है, ये एनएन सेकेंडरी oocytes। समझ में आ गया, क्या बन गए, सेकेंडरी oocyte। तो सभी लड़कियों के पास क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी oocytes हो जाते हैं। मतलब एवरी गर्ल या एवरी फीमेल हैविंग अ सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte से जब मियोसिस सेकंड की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है, ये तभी होगी, तो उससे क्या बनता है हमारा, ओवा। क्या बनता है, ओवा। तो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू और देखेंगे। आ गया, दिख रहा है, इसमें पूरा आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे लग रहा है ये इनफ है, और बड़ा करने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है। ठीक, सो इसमें मुझे ये बताओ, जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की थी, 2N स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन रहा था, प्राइमरी क्या बन रहा था, स्पर्मेटोसाइट बन रहा था। क्या बन रहा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था। हाँ, तो क्या हो रहा था यहाँ पे, क्या हो रहा था, ये मायोटिक डिवीजन। तो क्या बना रहे थे, मायोटिक डिवीजन से सेम 2N का क्या बन रहा था, यहाँ पे 2N बन रहा था, सेम मतलब सेम डिवीजन हो रहा था। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो रहा था, यानी कि N और N हो रहा था। और क्या बन रहा था, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था। अब सेकेंड मायोसिस में मैंने क्या था, सेम होगा, रिडक्शन नहीं होगा, सेम बनेगा, यानी कि N की 2 इस समसूत्री में हो रहा है ना, सेम सेम बनेगा। तो यानी कि हमारा N1 और ये N1 बन गया, और ऐसे इस N से भी N ये बन गया N। तो चार क्या मिल गया हमें, स्पर्मेट्स मिल गए। एक हमारी स्पर्मेटोगोनी की प्रोसेस में चार क्या मिल रहे हैं, स्पर्मेट्स मिल रहे हैं। अब उससे भी क्या हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस हो रही है, तो क्या मिल रहे हैं, स्पर्म मिल रहे हैं, चार स्पर्म मिल रहे हैं। तो ये हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी। अब यहीं पे हम लिखा है, क्या लिखा है, ये फीटल लाइफ, यानी कि ये तो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस कब हो रही है, प्यूबर्टी में हो रही है, ठीक है। और ये कहाँ हो रही है, oogenesis हमारी फीटल लाइफ में हो रही है। अब इसमें भी क्या है, oogonia है, ठीक है। अब ये oogonia क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन, मतलब 2N है तो 2N रहेगा, ठीक है। तो ये 2N क्या बना है, प्राइमरी oocytes, ठीक है। अब उसके बाद मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट प्रायर टू द ओव्यूलेशन, यानी कि मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा ये अरेस्ट होकर 2N के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक N बन जाएगा। एन मतलब यानी कि आपका मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस होगी, और क्या बनेगा यहाँ पे, सेकेंडरी oocytes। क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी oocyte। जैसे कि 2N का आधा आधा टूट जाता है ना मियोसिस में, तो ये N बन जाएगा और ये N। तो ये सेम नहीं टूटेगा, मतलब एक थोड़ा बड़ा टूटेगा, एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं इसको, तो ये धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है। तो एक छोटा टूटेगा, और जो सेल डिवीजन होगा वो इक्वल नहीं हो रहा है, एक बड़ा हो रहा है और एक पोलर बॉडी बन रहा है, अवशेषी टाइप का बन रहा है, और वो डाइल्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा, नेक्स्ट बताओ। फिर उसके बाद क्या होगा बाबू, कि यहाँ से फिर जी एन है, फर्स्ट पोलर बॉडी का तो कुछ नहीं होगा, इस एन से क्या बनेगा बेटा, एक, अब क्योंकि मियोसिस सेकंड की प्रोसेस है, तो एन है तो सेम एन बनेगा, तो वो मियोसिस सेकंड होते वक्त वो एन सेकेंडरी oocyte से क्या बन जाएगा, ओवा बन जाएगा। और इस एन से क्या निकलेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये भी एक अवशेषी है, तो यानी कि ये ओवा हो जाएगा। अब नाउ ये ओवा जो स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो ये इसके क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट है, oogenesis है और स्पर्मेटोजेनेसिस है। इसमें किसी का कोई दिक्कत
तो अगर मैं बात करूं, अगर सिंपल सी इसकी बात करूं, क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, फिर स्पर्मिड्स बनते हैं, और फिर उसके बाद स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बनते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद अगर हम oogenesis की बात करूं तो oogonia होता है, प्राइमरी oocytes होता है, सेकेंडरी oocytes होता है, उसके बाद सेकेंडरी oocytes के बाद हमारे ओवा बनता है। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं कि भाई जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है, उनमें ऐसा क्या है, यानी कि जो हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज है, क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस बताओ, क्या लिखा है? पहला दिख रहा है? पहला हमारा क्या डिफरेंस में आता है बाबू, पहला पढ़ो अगर दिख रहा है तो आपको। पहला हमारा ये है कि लोकेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में हो रहा है? टेस्टिस में हो रहा है। तो सही लिखा है ये बिल्कुल। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में हो रहा है? टेस्टिस में हो रहा है। oogenesis किस में हो रहा है? ओवरीज में हो रहा है। मियोटिक डिवीजन, समसूत्री, इसमें इक्वल डिवीजन होता है, इसमें अनइक्वल। मैंने बताया था ना, oogenesis में एक बड़ा बन रहा है, एक छोटा बन रहा है, और छोटा वो धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा। समझ में आ गया? जर्मन लाइन एपिथेलियम, इसमें गैमेट प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होती है एपिथेलियम, इसमें कोई गैमेट प्रोडक्शन में इसकी एपिथेलियम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, जर्मन लाइन एपिथेलियम का। अब बात आती है गैमेट्स की, इसमें क्या बनते हैं? oogonia में वन, उस पे क्या बन रहे हैं? 4 स्पर्मिड्स बनते हैं। प्रोसेस में देखा था 4 स्पर्मिड्स बन रहे हैं। इसमें वन ओवा बनता है, उसके साथ 2-3 पोलर बॉडी बनती है जो कि छोटी होती हैं, अवशेषी होती हैं। ठीक है, तो यानी मेन क्या होता है? एक अंडा, और लड़कों के क्या है? 4 स्पर्मिड्स, सोचो। ठीक है, साइज ऑफ गैमेट, जो स्पर्म होता है वो, अगर मैं कंपैरिजन करूं स्पर्मेटोसाइट से, मतलब ऊपर वाले से जो उसकी प्रोसेस में चल रहे हैं, उससे क्या होता है? स्पर्म क्या होता है? छोटे होते हैं, यानी कि स्मॉल होते हैं साइज में। लेकिन मैं अगर ओवा की बात करूं, जो उसकी प्राइमरी oocytes है या सेकेंडरी oocytes है, उनसे ओवा का साइज क्या होता है? लार्ज होता है। डिफरेंस समझ में आ गया? मतलब जो हमें स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोडक्ट एंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? छोटे छोटे मिलेंगे, और लेकिन oogenesis में एक ही निकलेगा, लेकिन क्या निकलेगा? लार्ज निकलेगा। सो यानी कि वो ओवा हमारी क्या है? लार्जेस्ट सेल कौन सी है हमारी यहाँ पे? ओवा। टाइमिंग अनइंटरप्टेड प्रोसेस है इसकी इन अरेस्टल स्टेज, मतलब जब अगर प्यूबर्टी से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुआ है तो वो होता रहेगा, बनता रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है फीटल लाइफ से शुरू होता है ये हमारा oogenesis, लेकिन एक प्यूबर्टी थोड़े टाइम के लिए वो कहाँ एक अरेस्ट हो जाता है, एक फेज में, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है। किसमें हो रहा है ये? फीमेल में। ठीक है, अब उसके बाद है ये ना बिगेन एट प्यूबर्टी, लड़कों में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे बिगिन होता है, लड़कियों में जो होता है वो फीटस टाइम पे ही हो जाता है स्टार्ट oogenesis, और ये कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस होना कंटिन्यूस है, बट हमें पता है कि हम जो गर्ल्स होती हैं ये ओवा तभी निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मंथली। ये प्रोसेस होते 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 28 डेज लगते हैं, और उसमें क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? वो एक जो भी ओवा निकल रहा है, फिर उसके बाद उसको टाइम लगता है। तो ये कब आता है? ये मंथली मंथली में प्रोसेस चलता है, तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम भी बोलते हैं, जो मंथली प्रोसेस में निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद है जो लड़कों में जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस बनने की प्रक्रिया है वो लाइफ लॉन्ग रहती है, बट एज के साथ वो क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं नंबर। हमें पता है ना 100 से 200 मिलियन एक सीमेन में आते हैं, वो 2 से 2.5 ml का एक इजैकुलेटरी में निकलता है, पढ़ा था ना हमने। तो इतने, मगर अब धीरे धीरे एज के बूढ़ा होगा ना जब मेल, तो उसका एज काउंट कम हो जाएगा, मतलब एज में के साथ साथ उसके काउंट स्पर्म के कम हो जाएंगे, लेकिन बनना कम नहीं होंगे, बनेंगे। लेकिन लड़कियों में क्या है? हम पता है कि एक एज के बाद फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, तो वो मेनोपॉज की स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? वो मेनोपॉज की। उसके बाद oogenesis नहीं होता। अगर होता तो लाइफ लॉन्ग लड़कियां प्रेग्नेंट होती रहती ना। क्यों कहती हैं एडवांस एज के बाद मुश्किल होता है बच्चा करना? क्योंकि 30, 32, 40 के बाद तो वही वो फॉलिकल्स जो बचेंगे वो रप्चर, ऐसे फॉलिकल छोटे मोटे ऐसे फॉलिकल्स बनते हैं। अब फॉलिकल की तो बात होती है कि फॉलिकल में भी स्ट्रेंथ है कि वो ओवा बना दे, ऐसे बेकार से फॉलिकल होंगे वही लास्ट में बचते हैं।
उम्र आगे हो गया, तो इसलिए कहते हैं कि हर चीज का एक टाइम होता है ना, एक एज होती है, मैरिज की भी एक एज होती है, एडवांस एज में करोगे तो इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी कल मैंने टर्म बताया था, क्या बताया था इनफर्टिलिटी का? इनफर्टिलिटी का टर्म क्या बताया था? कंसीव ना करना। अब वो प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मतलब जिसने एक बार भी कंसीव ना किया हो, सेकेंडरी मतलब जिसने एक बार कंसीव किया है बट दूसरी बार कंसीव नहीं कर पा रही हो। तो ये चांसेस होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया? मुझे लगता है गैमेटोजेनेसिस अच्छे से आप समझ में आ गए। इसी में से कुछ कुछ क्वेश्चंस बनकर आते हैं, जैसे कि क्या, कितने स्पर्मिट्स, मैंने पहला क्वेश्चन बताया था जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि पहले तो क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आएगा। तो ये आपको पता चल गया है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब एमसीक्यूज में आ सकता है। तो क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, बताओ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फिर इसमें आएगा, मैंने आपको बताया था स्पर्मिड जेनेसिस पे, है ना, ये अलग है ना स्पर्मिड जेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके जो आते हैं स्पर्म पर, कि स्पर्म कितना मिलियन काउंट होना चाहिए, सीमेन में कितना होना चाहिए, कितना था वो 200 से 300 मिलियन, है ना, 100 से 200 मिलियन था, ठीक है। तो वो आपके सीमेन काउंट में होना चाहिए, कितने सीमेन में, 2 से 2.5 ml होता है वो, जिसमें 100 से 200 मिलियन क्या होते हैं, 200 से 300 मिलियन क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। फिर उसके बाद स्पर्म में आ सकता है, स्पर्म में जो होता है ये हेड होता है, यहाँ पे क्या होता है एक्रोसोम होता है, इसमें हाइड्रोलाइज एंजाइम होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, नहीं ये नेक होता है, ये मिडिल पोर्शन होता है, इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि इसको एनर्जी देता है, और ये इसकी टेल होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है स्पर्म्स में, है ना। फिर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस से ये आ सकता है कितने, ये कब स्टार्ट होता है, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, ठीक है, मेल में, है ना। ये आ सकता है कि इसमें क्या होती है, पहली सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है, माइटोसिस की। फिर क्या होता है, म्योसिस होता है फर्स्ट, और क्या होता है म्योसिस सेकंड। सो रिडक्शन फेज कौन सी है, कहाँ पे कम होंगे, यहाँ कम होंगे म्योसिस फर्स्ट में, म्योसिस सेकंड में सेम रहते हैं जितने हैं आपके, ठीक है। फिर उसके बाद प्यूबर्टी के बाद आपका ये इसमें क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनता है कि कितने स्पर्मेट्स बनते हैं, 4 स्पर्मेट्स बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है, तो सीक्वेंस में आपको मैंने आपको बताया ही है कि स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, से क्या बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, उससे क्या बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और बताओ बेटा इसके बाद क्या बनेंगे स्पर्मेट्स, स्पर्मेट्स के बाद स्पर्म। तो सीक्वेंस कभी कभी पूछ लेता है, तो सीक्वेंस एमसीक्यूज में आ जाता है। तो मतलब और क्वेश्चन से कितना स्पोर्टम का टेम्परेचर लो होता है, तो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है, इसलिए टेस्टीज क्या रहती हैं, स्कोटम में रहती है इंटरनल इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट है oogenesis से रिलेटेड, तो oogenesis हमारा है, तो क्या है वैसे oogenesis फीमेल गैमेट्स का बनना, है ना, ओवा का बनना। तो इसमें क्या है इसका सीक्वेंस, तो इसमें क्या होता है हमारा oogonia से प्राइमरी क्या है oocytes, उससे सेकेंडरी oocytes, फिर उससे हमारा ओवा, ठीक है। अब उसके बाद oogenesis में भी हमारा ये आ सकता है कि ये कहाँ पे होता है, ये ओवरीज में होता है फीमेल की, ये मंथली होता है इसका प्रोसेस, है ना। और इन सबको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को बनाने के लिए कौन से हार्मोन चाहिए होते हैं, FHS एंड LH। और FHS एंड LH कौन सीक्रेट करता है, एंटीरियर क्या है पिट्यूटरी, ठीक हो गया। और oogenesis में आ सकता है कि oogenesis कब स्टार्ट होता है, oogenesis स्टार्ट होता है हमारा फीटल लाइफ में, है ना, इंट्रायूट्राइन में, मतलब पेट के अंदर से। और स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे,
मुझे लग रहा है गैमेटोजेनेसिस आपका क्लियरली हो गया। यहाँ जितने नोट्स लिखवाए हैं उसमें किसी में भी दिक्कत बताओ है? सो हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। तो आपका रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा पूरा। तो नेक्स्ट कल सैटरडे कर देंगे फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन, देन इसके थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब फिर रिप्रोडक्शन फ्लावर वाला स्टार्ट करेंगे, प्लांट। ये हमारा खत्म किसमें हुआ है? इसके साथ एक और चीज लेंगे, रिप्रोडक्शन हेल्थ, छोटा सा है। ह्यूमन का रिप्रोडक्शन सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर हमारा प्लांट का रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, चलो ओके, थैंक यू।